Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture 3, Diploma in Ultrasound from London Academy of Professional Studies. तो लेक्चर 3 में हम फर्दर आगे जाएंगे कि अल्ट्रासाउंड के मज़ीद उसमें थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। तो लेक्चर फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था कि अल्ट्रासाउंड असल में है क्या चीज़, ठीक है, और फिजिक्स ऑफ अल्ट्रासाउंड, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी और एकॉस्टिक इम्पीडेंस, ये सारी बात हुई थी, ठीक है। लेक्चर 2 में फिर रिफ्लेक्शन की बात है। मैं इन सब स्लाइड को प्रॉपर इसी तरह अलाइन कर इसी तरह प्रॉपर बनाकर आप सब लोगों को सेंड कर दूँगा। फिलहाल इसी तरह रहेगा ताकि सिर्फ आपको समझ आ जाए, ठीक है। लेक्चर 2 में रिफ्लेक्शन की बात हुई थी, रिफ्रैक्शन, अटेनुएशन, ये सारे डिस्कस हुए थे काफ़ी डिटेल के साथ, क्योंकि इतना ज़्यादा हमने नहीं पढ़ा, लेकिन उस पर डिटेल हम ज़्यादा उस पर डिटेल पर गए थे। अल्ट्रासाउंड की मशीन की कंपोनेंट की बात हुई थी लेक्चर 2 में। प्रोब, ट्रांसड्यूसर, CPU, ये सारे कंपोनेंट हैं, ये सारे पूछे जाते हैं, ठीक है। और डिस्प्ले, स्क्रीन, प्रिंटर एंड स्टोरेज, कीबोर्ड, कंट्रोल, ये सारे लेक्चर 2 के टॉपिक्स थे। अब मज़ीद हम आगे जाएंगे लेक्चर 3 में। तो लेक्चर 3 में हम डिस्कस करेंगे हैंडलिंग ऑफ मशीन के बारे में, यानी अल्ट्रासाउंड की मशीन जब हम शुरू करेंगे तो क्या क्या चीज़ें करेंगे, किस तरह हम अल्ट्रासाउंड की मशीन को हैंडल करेंगे, यानी कौन कौन से स्टेप, कौन कौन से ऐसे चीज़ें हम करेंगे अल्ट्रासाउंड को स्टार्ट करने के लिए। तो याद रहे, जब भी एक मरीज़ आ जाए, ठीक है, और हम उनके अल्ट्रासाउंड करते हैं तो सबसे पहले हमें जेल का यूज़ करना होगा। अब ये जेल है क्या चीज़, किस लिए यूज़ करते हैं, अभी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो याद रहे, अल्ट्रासाउंड की मशीन के साथ, अल्ट्रासाउंड की मॉड्यूलरिटी के साथ इस तरह जेल का होना बहुत ही ज़्यादा लाजिम है। आप लोग कहीं पर भी इस तरह अल्ट्रासाउंड की मॉड्यूलरिटी नहीं देख सकते जहाँ पर ये जेल ना हो। तो ये जेल हम सबसे पहले पेशेंट पर लगाए, पेशेंट की वो जगह जहाँ पर हम एग्जामिनेशन करना चाहते हैं, पेशेंट की वो जगह जो हम देखना चाहते हैं अल्ट्रासाउंड की मदद से, पहले ये जेल वहाँ पर लगाते हैं। अभी पहले बता दो कि हम इस्तेमाल किस लिए कैसे करते हैं, उसके बाद बताऊँ कि किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये जेल सबसे पहले आपने उस जगह पर लगानी होगी जिस जगह की हमने अल्ट्रासाउंड करनी हो, और पेशेंट के साथ साथ हम ये जेल प्रोब पर भी लगाते हैं। प्रोब मैंने आप लोग बताया था कि प्रोब वही ट्रांसड्यूसर भी इसे कहते हैं। प्रोब वही अल्ट्रासाउंड का कंपोनेंट जो कि आगे सिग्नल भेजता है, आगे इकोस भेजता है। तो इस प्रोब पर भी हम जेल लगा लेते हैं। अब इस जेल का मकसद क्या है, हम क्यों जेल लगाते हैं, ये भी प्रैक्टिकल में पूछा जाता है कि हम जो अल्ट्रासाउंड में जेल लगाते हैं पेशेंट की बॉडी पर भी, ये देखिए पेशेंट की बॉडी पर जेल लगा हुआ, ठीक है, और प्रोब पर भी, ये क्यों। तो सबसे पहली वजह ये है, सबसे पहले दो वजह है। सबसे पहली वजह ये है कि जेल हम इसलिए लगाते हैं ताकि अल्ट्रासाउंड की जो प्रोब है और पेशेंट की जो बॉडी है उस पर ये प्रोब आसानी के साथ मूवमेंट करे, आसानी के साथ ये यहाँ जाए वहाँ जाए, बिना किसी रेजिस्ट हुए, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी मसले के, ये आसानी के साथ जाए। पहला रीज़न ये। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न, बहुत ज़्यादा ज़रूरी रीज़न, ये अक्सर उनका ख्याल भी ये होता है कि आप ये दूसरा रीज़न हमें बताएं, लेकिन आप ये दोनों रीज़न को उनको बताएं। दूसरा रीज़न ये है कि जब भी ये जेल लगाया जाता है और फिर ये प्रोब पेशेंट के बॉडी पर हम इसके मूवमेंट करते हैं, तो अगर जेल हो और इस प्रोब की अटैचमेंट हो इस पेशेंट के बॉडी के साथ, तो इन दरमियान कोई भी एयर पार्टिकल अंदर नहीं जा सकता। यानी जब यहाँ पर जेल लगाओ, ठीक है, मरीज़ की बॉडी पे जेल लगाओ और प्रोब पर भी जेल लगाओ, तो एयर मतलब हवा अगर यहाँ पर हवा इन्वायरमेंट में तो बहुत ज़्यादा हवा होती है, एयर होती है, हमें तो दिखती नहीं लेकिन होती है। और अल्ट्रासाउंड के दूसरे लेक्चर में, कि आई थिंक लेक्चर फर्स्ट में मैंने बताया था कि अगर एयर आ गया इस साउंड वेव के दरमियान, क्योंकि ये साउंड वेव यहाँ से मुसलसल भेजे जा रहे हैं, मुसलसल साउंड वेव यहाँ से भेजे जा रहे हैं, तो अगर यहाँ पर साउंड वेव के दरमियान कोई भी एयर पार्टिकल आ गया या एयर आ गया तो साउंड वेव को ये नुकसान पहुंचा सकती है, साउंड वेव को ये ख़राब कर सकते हैं। मैंने बहुत अच्छी तरह एग्जांपल बताई थी कि एयर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि हम एयर जो है वो साउंड वेव के बीच में रखें, यानी एयर जो है साउंड वेव्स के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो अगर ये जेल ना होता तो एक तो ये कि जो प्रोब की
मूवमेंट है वो ठीक नहीं हो पाती। दूसरी बात ये, अगर ये जेल ना होती तो यहाँ पर एयर जो है ये खामखा आती, इन दरमियान में एयर जो है वो खामखा आ जाती और एयर जो है साउंड वेव को ख़राब कर लेती, डिविएट कर लेती। तो इस वजह से हम जेल लगाते हैं। पहली बात ये कि मूवमेंट अच्छी हो, दूसरी ये कि इस साउंड वेव यहाँ से मुसलसल भेजी जा रही है मरीज़ की बॉडी में, ताकि हमें कुछ डिटेक्शन, हमें कुछ आगे एक तस्वीर आ जाए मरीज़ की बॉडी के अंदर क्या मौजूद है क्या नहीं। तो उसके दरमियान एयर नहीं है, एयर मतलब हवा नहीं आएगी, क्योंकि यह हवा जब आ जाएगी तो साउंड वेव को नुकसान पहुंचा सकती है। तो सबसे पहला रीज़न ये था कि हम जेल क्यों लगाते हैं कि ये जो प्रोब है ये मरीज़ की बॉडी में आसानी के साथ मूवमेंट हो। दूसरा ये कि कोई भी एयर मरीज़ की बॉडी और प्रोब के दरमियान कोई एयर ना आ जाए, कोई एयर ना आ जाए, कोई एयर पार्टिकल ना आ जाए। अगर ये जेल हो तो एयर जो है ये बिल्कुल एयर के लिए बिल्कुल रेजिस्ट है, एयर जो यहाँ से मतलब बिल्कुल नहीं आ सकती है। आराम के साथ आप अपनी एग्जामिनेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर ये जेल ना हो तो फिर आगे मसला हो सकता है। तो मैं अगर रिटन फॉर्म में लिखूँ तो टॉपिक दूंगा जेल एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब अप्लाई करना है, यानी लगाना। तो जेल एप्लीकेशन, जेल का लगाना, तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि ऑलवेज, हमेशा, अप्लाई, लगाया करें जेल टू रिमूव एयर। जेल इसलिए लगाया करें ताकि एयर जो है वो रिमूव हो जाए। कहाँ से? बिटवीन प्रोब एंड स्किन, यानी मरीज़ की बॉडी में, ठीक है, मरीज़ की बॉडी का ये स्किन, ठीक है, ये स्किन और प्रोब के दरमियान यहाँ पर कोई ना कोई एयर पार्टिकल या एयर जो है वो ना आए, क्योंकि एयर जो है ये साउंड वेव को ख़राब कर सकती है, साउंड वेव की डायरेक्शन को ख़राब, साउंड वेव जहाँ पर जा रहा होता है वो उस जगह से मतलब उस जगह तक जान ही नहीं देता अगर एयरवेयर ज़्यादा से ज़्यादा मौजूद है। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल मैंने आप लोगों को लेक्चर फर्स्ट में दी थी। तो ऑलवेज अप्लाई जेल टू रिमूव एयर बिटवीन प्रोब एंड स्किन। हमेशा जेल अप्लाई करें अल्ट्रासाउंड की किसी भी एग्जामिनेशन स्टार्ट करने से पहले, कोई भी एग्जामिनेशन हो। तो हैंडलिंग ऑफ मशीन में सबसे पहले था जेल एप्लीकेशन, सेकंड नंबर पर है प्रोब सेलेक्शन। यानी अब एक मरीज़ आ गया, उसका मैं मतलब किसी अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन का देखना चाहता हूँ, एब्डोमेन मतलब पेट। तो उसके लिए मैं कौन सा प्रोब लूँगा? प्रोब के हमने कल टाइप्स पढ़ी थी, फेज डारे प्रोब, ठीक है। एक फेज डारे था लेक्चर 2 में, हमने बहुत अच्छी तरह डिस्कस किया था कि प्रोब के टाइप्स हैं लीनियर प्रोब, कर्वीलिनियर प्रोब, इंडोकैविटरी प्रोब। अब एक मरीज़ आ गया, उसको एब्डोमेन का मसला है, यानी पेट में कोई मसला है, तो उसके लिए मैं इन चारों में से कौन सा प्रोब सेलेक्ट करूँगा? तो अब उसी बात पर आते हैं, यानी लीनियर प्रोब लगाऊंगा, कर्वीलिनियर, उसमें काफ़ी प्रोब्स होते हैं अल्ट्रासाउंड की मशीन में। उस टाइम में ये सारे के सारे प्रोब पड़े होते हैं। तो आपके पास कोई ना कोई मरीज़ आ गया एब्डोमेन के लिए, तो आप कौन सा प्रोब जो है वो उठाएंगे एब्डोमेन के लिए, या अगर एब्डोमेन के अलावा कुछ किसी और मसले के लिए आ गया तो कौन सा प्रोब हम यूज़ करेंगे। अब उस पर आते हैं कि अल्ट्रासाउंड की मशीन के हैंडलिंग का दूसरा टॉपिक है प्रोब सिलेक्शन। हम कौन सा प्रोब किस कंडीशन में यूज़ करेंगे। तो प्रोब सिलेक्शन में सबसे पहले आते हैं कर्वी लीनियर प्रोब पे, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए मैं इसको सबसे पहले डिस्कस करता हूँ, बाकी भी डिस्कस करेंगे। तो कर्वी लीनियर प्रोब हम किन कंडीशन में यूज़ करेंगे? तो कर्वी लीनियर प्रोब कोई भी बॉडी का वो स्ट्रक्चर, बॉडी का वो आज़ा, बॉडी का वो चीज़ जो कि काफ़ी डीप हो बॉडी के अंदर, यानी मैं अगर इस एब्डोमेन का एग्जांपल दूँ, ये एब्डोमेन है, ठीक है, तो ये भी कर्वीलिनियर प्रोब। अब ये एब्डोमेन है, इस एब्डोमेन में डीप कोई स्ट्रक्चर देखना चाहता हूँ मैं, अंदर, बिल्कुल अंदर, क्योंकि कुछ प्रोब होते हैं वो बिल्कुल स्किन के नज़दीक जो चीज़ मैं देखना चाहता हूँ उसी के लिए होते हैं। लेकिन ये प्रोब अपनी जो फ्रीक्वेंसी है, जो मैंने आप लोग को बताया था कि 2 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 15 मेगाहर्ट्ज़ तक यूज़ होती है। तो इसकी मेगाहर्ट्ज़ का मतलब है कि जितना ज़्यादा मेगाहर्ट्ज़ होगा उतना ये डीप जाएगा, उतना ये अल्ट्रासाउंड की जो साउंड वेव्स इतना डीप जाएंगे। तो कर्वीलिनियर के प्रोब की जो मेगाहर्ट्ज़ है वो बहुत ज़्यादा है, इसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई है, तो इस वजह से हम कर्वीलिनियर प्रोब उन स्ट्रक्चर, उन अज़ा या उन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं जो बॉडी में बहुत ज़्यादा डीप हो। यानी मैं इस प्रोब को यहाँ पर भी रख सकता हूँ, यहाँ कोई स्ट्रक्चर देखने के लिए, यहाँ बॉडी के अंदर कोई स्ट्रक्चर है अंदर, तो मैं इस प्रोब को यहाँ भी रख सकता हूँ। तो मैं अगर कर्वीलिनियर प्रोब की अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ कि कौन सा स्ट्रक्चर, तो मैं यहाँ पर लिखूँ कि यूज्ड
फॉर मतलब ये किस लिए यूज़ होता है, डीप स्ट्रक्चर इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में जो कि डीप स्ट्रक्चर होते हैं उसको देखने के लिए हम कर्वीलिनियर, यानी अगर इसका मैं एग्जांपल दूँ, ठीक, एग्जांपल मैंने ऑलरेडी आपको दे दी लेकिन यहाँ पर लिखना चाहूँ तो एग्जांपल में एब्डोमिनल स्कैन, एब्डोमिनल यानी इसी पेट की बात करूँ, ठीक है, पेट को एब्डोमिन कहते हैं, मेडिकल जो लैंग्वेज है उसमें एब्डोमिन कहते हैं, ठीक है। तो एब्डोमिन के एग्जामिनेशन के लिए, एब्डोमिन को देखने के लिए मैं कर्वीलिनियर प्रोब का इस्तेमाल करूँगा। तो प्रैक्टिकल में अगर ऐसा मरीज़ आ गया जिसका स्ट्रक्चर ऐसा हो जो कि बॉडी में बहुत ज़्यादा डीप हो तो उसके लिए मैं कर्वीलिनियर यूज़ करूँगा, ठीक है, चाहे वो जहाँ पर भी हो लेकिन बहुत ज़्यादा डीप हो तो उसके लिए मैं कर्वीलिनियर प्रोब जो है वो यूज़ करूँगा। तो गुर्दे के पथरी हो गए, ठीक है, ये सारे के सारे हम इसी कर्वीलिनियर प्रोब से देखते हैं क्योंकि वो बॉडी में बहुत ज़्यादा डीप है। इस तरह प्रेगनेंसी को देखने के लिए भी हम कर्वीलिनियर प्रोब को यूज़ करते हैं क्योंकि वो भी स्ट्रक्चर, वो बेबी जो होता है वो काफ़ी डीप होता है बॉडी में। यहाँ पर सिर्फ मैंने एक एग्जांपल दी लेकिन इसमें बहुत सारे आते हैं। सेकंड नंबर पर जो प्रोब है, ये तो फर्स्ट प्रोब है, ठीक है, तो सेकंड नंबर पर जो प्रोब है उसे कहते हैं लीनियर प्रोब। ये कर्वीलिनियर था, ठीक है, कर्वीलिनियर, ठीक है, तो और ये सिंपल है लीनियर प्रोब। अब इस पर आते हैं कि अगर कोई ऐसा पेशेंट आ गया या कौन से पेशेंट के लिए हम लीनियर प्रोब यूज़ करेंगे। तो मैंने स्टार्ट में कह दिया कि कुछ प्रोब ऐसे भी होते हैं जो कि हम बॉडी के जो सरफेस है यानी बॉडी के स्किन के नज़दीक कोई स्ट्रक्चर देखने के लिए हम वो यूज़ कर रहे हैं। अब ये जो प्रोब है जो कि कर्वीलिनियर है, ये डीप स्ट्रक्चर के लिए इसकी फ्रिक्वेंसी इंतहाई डीप जाती है। और अब फ़र्ज़ करें ये लीनियर प्रोब है, तो लीनियर प्रोब की फ्रिक्वेंसी सिर्फ और सिर्फ स्किन के नज़दीक तक जाएगी। तो स्किन के नज़दीक तक एक चीज़ देखने के लिए मुझे जो है वो लीनियर प्रोब चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि उसकी जितनी फ्रिक्वेंसी उतनी जितना साउंड है वो स्किन के नज़दीक ही जाती है और वापस आती है तो मुझे एक अच्छा इमेज मिलता है। लेकिन ये कर्वीलिनियर की जो साउंड है वो डीप जाती है तो मुझे और भी स्ट्रक्चर दिखेंगे और स्ट्रक्चर में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, इस वजह मेरा दिलचस्पी और स्ट्रक्चर में नहीं, मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ कि स्किन के नज़दीक कौन सी चीज़ है। मैं अगर एग्जांपल देना चाहूँ कि स्किन के नज़दीक कोई ना कोई यहाँ पर कोई भी ब्लड वेसल हो। अब ब्लड वेसल खून की रग को कहते हैं, रग सब जानते हैं, रग जो है हमारी बॉडी में जगह जगह पर पाए जाते हैं, ठीक है, वो डीप भी होते हैं लेकिन ज़्यादातर रग जो है वो सुपरफिशियल यानी बिल्कुल स्किन के नज़दीक भी होते हैं। तो स्किन के नज़दीक मैं कोई ना कोई स्ट्रक्चर देखने के लिए ये लीनियर प्रोब जो है उसका यूज़ करता हूँ। तो मैं अगर यहाँ लिखना चाहूँ तो लीनियर प्रोब किसे कहते हैं या किस लिए यूज़ होते हैं, यूज्ड फॉर, मैं एक वर्ड यहाँ यूज़ करूँगा, शैलो। शैलो का मतलब ये है कि ऐसा स्ट्रक्चर जो क्लोज टू द स्किन हो यानी स्किन के नज़दीक हो। क्लोज का मतलब ये कि स्किन के नज़दीक यानी वो स्ट्रक्चर, वो चीज़ जो कि स्किन के स्ट्रक्चर में याद रखूँगा जो स्किन के नज़दीक हो, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने सिर्फ आप लोगों को एक एग्जांपल दी लेकिन मैं दूसरा भी एग्जांपल देता ताकि आप पहला एग्जांपल मैंने ब्लड वेसल दी यानी खून की रग। दूसरा एग्जांपल है थायराइड। अब थायराइड क्या है, थायराइड ऐसा एक ऑर्गन है, एक स्ट्रक्चर है जो हमारे गले में पाया जाता है। इसके बहुत ज़्यादा फंक्शन है। अक्सर ये भी ख़राब हो जाता है किसी पेशेंट में और ये बहुत मतलब ज़्यादा इनलार्ज हो जाती है, इनलार्ज मतलब बहुत बड़ी हो जाती है। तो आप लोगों ने देखा होगा कुछ ऐसे मरीज़ भी होते हैं जिनके गर्दन बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं या आगे की तरफ बहुत ज़्यादा आए होते हैं। वो क्योंकि इसी थायराइड में मसला होता है। तो थायराइड की मसले, ये थायराइड जो है ये भी स्किन के नज़दीक पाया जाता है बिल्कुल, क्योंकि गले में है। आप इसको फील भी कर सकते हैं, आप इसको टच भी कर सकते हैं बिल्कुल गले पर हाथ डालकर। तो ये भी स्किन के नज़दीक है। तो ये भी एक अच्छा एग्जांपल है कि मैं इसके लिए लीनियर प्रोब जो है उसका इस्तेमाल करूँ। तो दूसरा एग्जांपल थायराइड, ठीक है, थायराइड को देखने के लिए भी मैं लीनियर प्रोब का यूज़ करूँगा। कर्वीलिनियर प्रोब हो गया, लीनियर प्रोब हो गया। अब तीसरे की तरफ आते हैं। तो तीसरा जो प्रोब है वो है फेज्ड अरे।
फेज्ड, ठीक है। तो फेज्ड अरे प्रोब। अब इस पर आते हैं कि किन किन मरीज़ों के लिए हम फेज्ड अरे यूज़ करेंगे। कर्विलिन की बात होगी, अगर ऐसा मरीज़ आ गया जो कि एब्डोमेन का स्कैन है या कोई ऐसा स्कैन है जो बॉडी के अंदर हो, बॉडी के डीप हो, बहुत ज़्यादा बॉडी में डीप हो, बॉडी में बहुत ज़्यादा अंदर हो, वो स्ट्रक्चर देखने का हम कर्विलिनियर। लीनियर प्रोब हम शैलो, यानी जो ऐसा स्ट्रक्चर जो स्किन के नज़दीक हो। मैंने आप लोगों की एग्जाम्पल दी ब्लड वेसल, खून की रग, खून की जितनी भी रगें हैं हम इसमें मालूम कर सकते हैं। और थायराइड के लिए भी हम यूज़ करें। बाकी भी बहुत चीज़ें हैं, ये सिर्फ एग्जांपल आपको समझाने के लिए मैंने की। जब आप प्रैक्टिकल में देखेंगे तो आप लोगों को आसानी के साथ समझ आ जाएगी। अब आते हैं कि हम फेज्ड अरे किस लिए यूज़ करते हैं। तो फेज्ड अरे हम, आप लोगों ने सुना होगा कि एक अल्ट्रासाउंड की मशीन होती है, अल्ट्रासाउंड की मॉडलिटी होती है, और एक आप लोगों ने सुना होगा कि ईको की मशीन होती है, ईको की मॉडलिटी होती है। तो एक अल्ट्रासाउंड है जो कि सिंपल अल्ट्रासाउंड है, ठीक है, एक ईको है। तो इन दोनों में साउंड वेव यूज़ होता है। ईको आप लोगों ने, ईको की जो मॉडलिटी है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मॉडलिटी। तो उस ईको मॉडलिटी में भी क्या यूज़ होता है, साउंड वेव्स, ठीक है, उसमें भी साउंड वेव यूज़ होता है। और ये जो अल्ट्रासाउंड की मॉडलिटी है इसमें भी साउंड वेव यूज़ होता है। अब फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि ईको जो है हम सिर्फ और सिर्फ हार्ट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। हार्ट मतलब दिल में जितनी बीमारियां होती हैं हम ईको का मशीन है उसमें चेक करते हैं। और जो सिंपल जो अल्ट्रासाउंड, मैं यहाँ पर सिंपल अल्ट्रासाउंड लिखूँगा। सिंपल अल्ट्रासाउंड जो है वो किस लिए होता है, ऐसे हार्ट के अलावा जितने बाकी स्ट्रक्चर है, यानी एब्डोमेन के लिए या मतलब किसी और जगह के लिए हम देख सकते हैं आराम के साथ। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, जब इस ईको में भी साउंड वेव है और सिंपल अल्ट्रासाउंड में भी साउंड वेव है, तो इसमें फ़र्क क्या है। फ़र्क ये है कि सिंपल अल्ट्रासाउंड बिल्कुल हमें एक पिक्चर देती है, एक बस तस्वीर सादा दे देती है, जिस पर हम कह लेते हैं कि हाँ इसमें कोई बीमारी है या नहीं। यानी अगर कोई किसी मरीज़ में गुर्दे की पथरी हो, किडनी स्टोन हो, तो ये अल्ट्रासाउंड, सिंपल अल्ट्रासाउंड कर्विलिनियर प्रोब का यूज़ करके हम आसानी के साथ उस गुर्दे की पथरी की एक तस्वीर ले लेते हैं, ठीक है, एक तस्वीर ले लेते हैं और हमें पता चल जाता है। लेकिन ईको जो है वो थोड़ा इससे अलग है। ईको में क्या यूज़ होता है, अब आप सब लोगों को पता है कि हार्ट जो है वो एक मूविंग स्ट्रक्चर है। मूविंग स्ट्रक्चर का मतलब है, आप लोगों ने देखा होगा हार्ट जो वो धड़कता है, तो धड़कता है, जब धड़कता है बार बार मूवमेंट करता है, लेकिन यानी एक ही जगह पर रहता है लेकिन मूवमेंट करता है, बार बार धड़कता है, बार बार हरकत करता है। तो उस हरकत के लिए हम सिंपल अल्ट्रासाउंड यूज़ नहीं कर सकते कि हम सिर्फ उसकी पिक्चर ले लें और देखें कि हाँ ये ठीक है या नहीं। और दूसरी बात, सिंपल अल्ट्रासाउंड में ये भी मसला होता है कि जब भी एयर आती है, एयर जो है आ जाती है तो मसला बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि साउंड वेव जो है वो एयर जो है उसको ख़राब कर सकती है। अल्ट्रासाउंड, सिंपल जो अल्ट्रासाउंड की बात कर रहा हूँ। लेकिन अब ईको में जो है, ईको में हार्ट एक मूविंग स्ट्रक्चर है, लेकिन हार्ट जहाँ पर पाया जाता है वो है चेस्ट रीजन। चेस्ट रीजन, हमारे चेस्ट रीजन में हार्ट पाया जाता है। तो चेस्ट रीजन में आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पर लंग्स भी है। लंग्स यानी फेफड़े जिसे कहते हैं। लंग्स के अंदर क्या मौजूद है, एयर। तो ये एयर जो है ख़राब कर सकती है साउंड वेव को। लेकिन जो कि ईको की जो मॉडलिटी है उसमें साउंड वेव की फ्रिक्वेंसी को इंतहाई ज़्यादा की गई है। तो ज़्यादा की वजह से जो एयर है, जो मामूली एयर आ जाए तो वो इसको इतना ख़ास नुकसान पहुंचा नहीं सकती। उसमें बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी के इकोज लगे होते हैं। तो अब फ़र्क क्या है ईको और सिंपल अल्ट्रासाउंड। सिंपल अल्ट्रासाउंड की मैंने बात कर दी कि ये इस तरह है जैसे कोई सिंपल मैं पिक्चर ले रहा हूँ किसी बॉडी के स्ट्रक्चर की, सिंपल पिक्चर। लेकिन अब हार्ट मूविंग स्ट्रक्चर है, मैं देखना चाहता हूँ एक वीडियो फॉर्म में कि हार्ट किस तरह धड़क रहा है, सही तरह धड़क रहा है या गलत धड़क रहा है, या ज़्यादा धड़क रहा है तो किस वजह से ज़्यादा धड़क रहा है। हार्ट के अंदर कौन सा ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से ये हार्ट जो है, ये दिल जो है, इसकी धड़कन बहुत ज़्यादा कम हो गई है या बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इसके लिए मुझे चाहिए होगा कि मैं इस हार्ट को एक वीडियो फॉर्म में देखूं। तो उस वीडियो फॉर्म के लिए बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी के इकोज चाहिए होते हैं।
तो ये फ़र्क है सिंपल अल्ट्रासाउंड और इको में कि इको में बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी के साउंड वेव यूज़ किए जाते हैं ताकि एयर को ओवरकम करे, यानी एयर जो है वो नुकसान ना पहुंचाए। और दूसरी बात ये कि ये हमें एक वीडियो फॉर्म में हार्ट की तस्वीर देता है कि हार्ट जो है वो किस तरह मूवमेंट कर रहा है, यानी सिंपल वीडियो फॉर्म में। और सिंपल अल्ट्रासाउंड हमें सिर्फ एक पिक्चर दे देता है कि गुर्दे की पथरी कहाँ पर है, किस जगह मौजूद है। ये मूविंग स्ट्रक्चर के लिए हम यूज़ नहीं करते। अब इसमें फेज्ड आरे की बात कर रहा हूँ कि फेज्ड आरे प्रोब, तो फेज्ड आरे प्रोब जो है ये इको की मॉडलिटी में यूज़ होता है, इको की मॉडलिटी में यूज़। तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि यूज्ड इन इको मॉडलिटी, ठीक है। इको में ये फेज्ड आरे यूज़ है, किस लिए? हार्ट के लिए। दूसरा मैं ये भी कह सकता हूँ कि यूज्ड फॉर फास्ट मूविंग स्ट्रक्चर। अब हार्ट एक फास्ट मूविंग स्ट्रक्चर है, बार बार मूवमेंट करता है, ठीक है। तो उसके लिए भी मैं ये आराम से यूज़ कर सकता हूँ। तो किसी भी ऐसे मरीज़ जिसको दिल के मसले हो, उसका फ़र्ज़ का हार्ट फेल है, मतलब दिल में ऐसा बीमारी आ गई है कि जिसकी वजह से दिल धड़क नहीं रहा है, तो इस हालात में हम फेज्ड आरे प्रोब को यूज़ करते हैं। ये कहाँ पर यूज़ होता है? ये इको की जो मॉडलिटी है उसमें यूज़ होता है। जो कि लास्ट वन प्रोब है उसका नाम है, हमने कल जन ने डिस्कस किया था, उसका नाम है इंडो कैविटरी प्रोब, ठीक है। इंडो कैविटरी प्रोब। अब ये फोर्थ और लास्ट वन प्रोब है। इसको दूसरा नाम, इसके दो नाम हैं। फर्स्ट ये इसको हम कहते हैं ट्रांस रेक्टल प्रोब, ठीक है। पहले इसे ये कहते हैं, दूसरा इसे क्या कहते हैं? ट्रांस वेजाइनल प्रोब। ये इसके दो नाम हैं, ठीक है। इंडो कैविटरी। अब इंडो का क्या मतलब है, कैविटरी का क्या मतलब है, इस पर आते हैं। इंडो मीन्स इनर या इंटरनल, ठीक है। इंडो का मतलब इनर या इंटरनल, और कैविटरी का मतलब ये हमारे बॉडी में मुख्तलिफ कैविटीज़ पाए जाते हैं। मैं भी आप लोगों को दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले कैविटी जान लें। कैविटी कहते हैं एक खाली जगह को, यानी एक ऐसी जगह जिस पर जो खाली हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि खाली जगह खामखा कैविटी हो, उसमें कुछ ना कुछ आ भी सकता है। लेकिन कैविटी ऐसी जगह, एक होलो स्पेस, होलो में कह सकता हूँ होलो स्पेस। अब आप लोगों ने पाइप्स देखे होंगे, पाइप्स, ठीक है, वो भी अंदर से मतलब खाली होते हैं। अगर उसमें पानी भी आ रहा है, ठीक है, लेकिन उसकी जो अपनी स्ट्रक्चर है वो असल में खाली है, तो उसे भी हम कैविटी कह सकते हैं। तो अब इस इंडो कैविटरी का मतलब क्या है और कैविटरी का क्या मतलब, जब मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर दिखाऊंगा तभी आप लोगों को अच्छी तरह इसकी समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लें कि जो इंडो कैविटरी प्रोब है ये बिल्कुल इंतहाई बारीक होता है। ये देखिए बहुत बारीक है, ये बाकी आप देख सकते हैं ये बारीक नहीं है, ये बिल्कुल अपने डायमीटर से बिल्कुल बारीक है। ये देखें ये इंतहाई बारीक होता है, बहुत ज़्यादा बारीक होते हैं। आपको मैंने इमेज में जो दिखा दिए वो बहुत ज़्यादा इतने ज़्यादा बारीक नहीं थे, लेकिन ये इंतहाई बारीक होते हैं। इतनी बारीक होते हैं कि ये हम पेशेंट की बाई माउथ, यानी उसके पेशेंट के जो मुंह होते हैं, ठीक है, माउथ, उसमें हम ये दाखिल कर लेते हैं, ठीक है। और इस कोर्स में, यानी इस माउथ के साथ साथ, यानी यहाँ पर जो भी स्ट्रक्चर हम होते हैं वो हम नज़दीक से देख लेते हैं। यानी फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पर थायराइड देखनी है, इस जगह पर मैंने थायराइड देखनी है, तो मैं क्या करूँगा कि एक तो ठीक है, मैंने दूसरा जो प्रोब की मैंने बात की शैलो की, वो तो ठीक है मैं यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि इस थायराइड को मैं बिल्कुल नज़दीक से देख लूँ, बिल्कुल इंतहाई नज़दीक से देख लूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसी प्रोब को बाय माउथ पास करूँगा और आसानी के साथ देख सकूँगा। इसके साथ साथ अब इस डायग्राम को आप लोग देख लें कि यहाँ पर माउथ है, ठीक है। तो माउथ पर क्या होगा, इस माउथ के थ्रू हम अल्ट्रासाउंड जो है ये इंडो कैविटरी प्रोब हम पास करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो भी स्ट्रक्चर मैं नज़दीक से देखना चाहता हूँ मैं आसानी के साथ देख सकता हूँ। ये इसको एसोफेगस कहते हैं, एसोफेगस, ठीक है।
तो ये हम पढ़ेंगे एनाटॉमी के सेक्शन में आराम से, आप लोगों को अच्छी तरह समझा दूंगा। लेकिन फ़िलहाल आप इतना अंदाज़ा लगा लें कि ये वही पाइप है जो कि हम जो खुराक खाते हैं उस खुराक को लेके जाता है मैदे तक, स्टमक तक लेके जाता है, ठीक है। तो जब भी हम कोई भी इंडो कैविटेरियल प्रोब पास करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है कि हम यहाँ पर उसे लेके आते हैं आराम आराम से, और जो भी स्ट्रक्चर हम देखना चाहते हैं हम उसको देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल यहाँ तक कोई भी ये प्रोब आ गया, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ तक वो प्रोब आ गया, ठीक है, तो ये प्रोब यहाँ भी अल्ट्रासाउंड वेव सेंड कर सकता है, यहाँ भी अल्ट्रासाउंड वेव सेंड कर सकता है। तो जब यहाँ पर भी सेंड कर सकता है, यहाँ पर भी सेंड कर सकता है, तो मैं यहाँ पर भी एक स्ट्रक्चर नज़दीक से देख सकता हूँ, यहाँ पर भी कोई भी स्ट्रक्चर में नज़दीक से देख सकता हूँ। और दूसरी बात, हम इस प्रोब को यहाँ नीचे पास करके स्टमक तक भी ला सकते हैं। स्टमक भी हम इसमें देख सकते हैं, क्योंकि स्टमक भी एक कैविटी है, एक होलो स्पेस है, एक खाली स्पेस है, ठीक है, उसमें खुराक होता है, लेकिन स्टमक की अपनी जो स्ट्रक्चर है वो खाली है, ठीक है। तो मैं स्टमक में भी देख सकता हूँ कि स्टमक में क्या मसला है क्या नहीं। लेकिन स्टमक के लिए फिर अपने दूसरे प्रोसीजर यूज़ होते हैं, इंडोस्कोपी उसे कहते हैं। लेकिन मैं इंडो कैविटरी की बात कर रहा हूँ कि ये हम क्या करते हैं, बाय माउथ पास करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, इंडो कैविटरी हम यहाँ पर एन से यहाँ से भी पास कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी हम पास कर सकते, इसलिए क्योंकि अगर मैंने ये जगह देखनी हो, फॉर एग्जांपल मैंने ये इंटेस्टाइन है, ठीक है, यानी इंटेस्टाइन को उर्दू में आंत कहते हैं, ठीक है, आंत। लेकिन इंटेस्टाइन में उर्दू में उसको आंत कहते हैं, पश्तो में उसको कुल्मा कहते हैं। लेकिन ये वही खुराक की पाइप है, ठीक है, खुराक की नाली है, आप इस तरह समझ सकते हैं। अब फ़र्ज़ करें इस खुराक की नाली में यहाँ पर इंटेस्टाइन में यहाँ पर कोई मसला हो, यहाँ पर, तो मैं कैसे एक प्रोब को यहाँ से पास करूँगा, वो उसको स्टमक तक लाऊंगा। स्टमक के बाद ये स्ट्रक्चर आती है, ये देखिए ये जेल, तो ये इतना ज़्यादा इसकी हाइट है, यहाँ पर पास करूँ, उसके बाद फिर यहाँ पर आऊँगा, उसके बाद यहाँ पर, ये बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता है। इतना प्रोब की मान लो इतना प्रोब की पहुँच नहीं होती। तो क्या होगा कि मैं यहाँ से एनएस से आसानी के साथ एक प्रोब पास करूँगा, ठीक है, और यहाँ तक लाऊंगा, तो मुझे आसानी के साथ पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या क्या मसला है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लें ये एनएस है, ठीक है, एनएस के बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर जाए तो यहाँ पर रेक्टम है, ठीक है, यहाँ देखिए ये रेक्टम, ठीक है, ये वीडियो में थोड़ा नज़र नहीं आ रही है, ये रेक्टम, ठीक है, रेक्टम है, एनएस के बिल्कुल थोड़ा ऊपर रेक्टम है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसी एनएस के थ्रू हम पास करते हैं ये प्रोब, ठीक है। इससे पहले हम इस जगह को एनेस्थीसिया दे देते हैं। एनेस्थीसिया मतलब हम इसको बिल्कुल नशा कर देते हैं ताकि मरीज़ को बिल्कुल फील ना हो, क्योंकि यहाँ पर एनएस है, ठीक है। तो अब क्या होगा, हम एनएस से पास करेंगे उस प्रोब को, यहाँ पर रेक्टम भी है, तो ऐसा प्रोब जो कि रेक्टम के थ्रू हम पास करेंगे उसे क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे ट्रांस रेक्टल प्रोब। इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ट्रांस रेक्टल प्रोब। तो ऐसा प्रोब, ऐसा अल्ट्रासाउंड प्रोब जो हम रेक्टम में पास करते हैं, अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ यहीं पर मैं एक बीमारी देखना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं बीमारी को इसके आर पार भी देख सकता हूँ। बीमारी यहाँ पर हो, मैं बीमारी फॉर एग्जांपल यहाँ तक हो, तो फ़र्ज़ करें बीमारी यहाँ पर है, ये जो डॉट मैंने लगा यहाँ पर बीमारी है, तो मैं इस ट्रांस रेक्टल प्रोब को यहाँ तक पास करके यहाँ तक लाऊंगा, यहाँ तक, ठीक है, और यहीं से साउंड वेव भेजूंगा यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो मुझे यहाँ पर भी बीमारी का पता चल सकता। क्यों? क्योंकि मैंने साउंड वेव भेजे हैं, और मैं जब यहाँ साउंड वेव भेजूंगा तो मुझे यहाँ की एबनॉर्मेलिटी का भी, यहाँ की स्ट्रक्चर का भी पता चल जाए कि इसमें मसला है कि नहीं। लेकिन ये बहुत इंतहाई मुश्किल प्रोसीजर है, जिसके लिए स्पेशलाइज एक स्किलफुल बंदा, एक एक्सपीरियंस बंदा चाहिए होता है, वो आगे कर सकता है, इस तरह नहीं कर सकता। तो इंडो कैविटरी प्रोब पर दोबारा आता हूँ कि इंडो कैविटरी प्रोब जो है वो क्या है, वो प्रोब जो हम किसी कैविटी में पास करते हैं, ठीक है। तो कैविटी में क्या आता है, रेक्टल भी आता है, ठीक है, रेक्टम की मैंने बात कर दी। दूसरा है ट्रांसवेजाइनल, ये हम फीमेल में यूज़ करते हैं, ठीक है, फीमेल में हम ये ट्रांसवेजाइनल, हम वेजाइना में ये प्रोब पास करके हम यूज़ करते हैं। और वो प्रोब जो कि हम बाय माउथ पास करते हैं, ये बाय माउथ, उसका क्या नाम है, उसका नाम है ट्रांस एसोफेजियल, ठीक है,
इसोफेजियल क्यों, जो कि इसोफेजियल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो पाइप है आप लोग देख रहे हैं, ये खुराक की पाइप है, तो जो कि माउथ के साथ कनेक्ट है, इसे हम क्या कहते हैं, एसोफेगस, एसोफेगस, ठीक है। तभी इसका नाम है ट्रांस एसोफेजियल, ठीक है। ट्रांस एसोफेजियल भी कह सकते, ट्रांस एसोफेजियल भी कह सकते हैं, तो इसका नाम यही है। तो ये सारे थे प्रोब्स के टाइप्स के, कौन से प्रोब हम किस कंडीशन में यूज़ करते हैं, और अगर एक मरीज़ आ गया तो हम कौन सा प्रोब कैसे सेलेक्ट करेंगे। अगर उस मरीज़ को खुराक की नाली में कोई मसला हो और वो मसला हमें बाकी प्रोब से नज़र नहीं आ रहा हो, क्योंकि वो ये भी एक डीप है, ये भी एक डीप स्ट्रक्चर है, तो हम ट्रांस एसोफेजियल का यूज़ करके नज़दीक से वो बीमारी देख सकते हैं। तो जब एक चीज़ आप नज़दीक से देख लो वो चीज़ आपको कैसे नज़र आएगी, और एक चीज़ आप दूर से देख लो वो चीज़ कैसे नज़र आएगी, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ठीक है। तो एक फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो मैं आपको वीडियो ये काफ़ी मैं नज़दीक कर रहा हूँ, तो ये स्ट्रक्चर आप बहुत ये डिटेल के साथ देख सकते हैं, आसानी के साथ देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। आप बहुत आसानी के साथ देख सकते हैं। अब ये देखिए, ये एम के ऊपर एक छोटा सा डॉट भी है, ठीक है, एम के ऊपर छोटा सा डॉट भी है, तो आप ये छोटा सा डॉट भी आप देख सकते हो। तो ये जितने भी डॉट है ये स्किप हो सकते हैं अगर बॉडी को नज़दीक से ना देखा गया, ठीक है। अब ये देखिए, मैं आपको दूर कर रहा हूँ तो आप लोगों को बिल्कुल इस तरह फील नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये दूर से आप देख रहे हैं, तो बहुत फ़र्क है एक ऐसी स्ट्रक्चर में जो आप नज़दीक से देख रहे हो और आप दूर से देख रहे हो, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर कि हम किस तरह प्रोब यूज़ करेंगे किन किन हालात में। इतना ज़्यादा हमने नहीं पढ़ा, लेकिन डिटेल इसमें ज़्यादा गया हूँ क्योंकि इसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कि इस बैचलर लेवल या एफएससी मतलब एफएससी लेवल के या मैट्रिक लेवल के हैं, क्योंकि इसमें कोई वो लिमिट नहीं है। तो इसलिए मैं काफ़ी डिटेल पर जाता हूँ ताकि आसानी के साथ सबको समझ आ जाए। थैंक यू सो मच। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी इशू हो, कोई भी क्वेरी हो, तो मुझे ज़रूर जो कि व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी बता सकते हैं, या जो कि आपने जिनके साथ कांटेक्ट किया है इन लेक्चर्स के लिए आप उनसे भी रब्ता कर सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो मुझे बताएं, मैं ज़रूर सॉल्व करूँगा। थैंक यू सो मच।